नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 27 मार्च 2026, दिन शुक्रवार और आज की हिंदी तिथि है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष नवमी, जो कि सुबह 10:07 तक रहेगा। फिर 10:07 के बाद से दसवीं तिथि हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज 27 मार्च को दुनिया भर में वर्ल्ड थिएटर डे यानी विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य थिएटर कला को बढ़ावा देना और कलाकारों के योगदान को सम्मान देना है। और साल 2000 में आज ही के दिन व्लादिमीर पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने रूस की राजनीति में एक मजबूत और प्रभावशाली नेतृत्व स्थापित किया। और साल 1871 में आज ही के दिन स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय रग्बी मैच खेला गया था। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव के बीच राज्यों की तैयारी और प्लानिंग का रिव्यू किया जाएगा। यह पहली बार है जब इस मुद्दे पर पीएम सीधे सीएम से चर्चा करेंगे। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और इसमें टीम इंडिया के तहत कोऑर्डिनेशन बढ़ाने पर जोर रहेगा। हालांकि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनके सीएम इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। सरकार का मकसद है कि देश के अंदर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रहे। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने फ्यूल सप्लाई को लेकर बड़ी राहत दी है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है और सभी रिफाइनरीज पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। सरकार ने साफ किया कि पैनिक बाइंग सिर्फ अफवाहों के कारण हो रही है। इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए इंपोर्ट्स को 27 से बढ़ाकर 41 देशों तक डाइवर्सिफाई कर रहा है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स और रिफाइनरी कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है। साथ ही एलपीजी के साथ पीएनजी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रहे। वेस्ट एशिया के तनाव के बीच भारत सरकार ने फ्यूल सप्लाई को लेकर फिर बड़ा भरोसा दिया है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने साफ कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह कंट्रोल में है। सभी रिफाइनरीज 100% से ज़्यादा कैपेसिटी पर काम कर रही हैं और भारत के पास करीब 60 दिनों का फ्यूल स्टॉक मौजूद है। एलपीजी प्रोडक्शन भी 40% बढ़ गया है और रोज करीब 50,000 मीट्रिक टन एलपीजी बन रहा है। हर दिन 50 लाख से ज़्यादा सिलेंडर्स की डिलीवरी हो रही है। सरकार ने पैनिक बाइंग को अफवाह बताते हुए लोगों को घबराने से मना किया है। साथ ही कई देशों से एलपीजी की सप्लाई लगातार भारत पहुंच रही है, जिससे स्थिति पूरी तरह स्टेबल बनी हुई है। रामनवमी के पावन अवसर पर देश के शीर्ष नेताओं ने नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास दिन पर लोगों को बधाई दी। प्रेसिडेंट मुर्मू ने कहा कि भगवान श्री राम का जीवन हमें सत्य, न्याय और कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। वाइस प्रेसिडेंट ने भगवान राम को धैर्य, त्याग और न्याय का प्रतीक बताया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन हर परिस्थिति में सही रास्ता चुनने की प्रेरणा देता है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान राम का जीवन हमें सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलने की सीख देता है। स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने क्राफ्टन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। इस पार्टनरशिप का मकसद देश भर में स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट देना है। इस कोलैबोरेशन के तहत डिजिटल एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, इंटरैक्टिव मीडिया और एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज में काम करने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। इससे नए आइडियाज़ को मार्केट तक पहुंचाने और युवाओं को नए मौके देने में मदद मिलेगी। वेस्ट एशिया के तनाव के बीच भारत की इकोनॉमी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इकोनॉमी काफ़ी मजबूत बनी हुई है। उन्होंने बताया कि एनर्जी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होने के बावजूद भारत स्थिति को अच्छे से मैनेज कर रहा है। रिजिजू ने यह भी कहा कि इंडियन शिप सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं, जो भारत की मजबूत डिप्लोमेसी को दिखाता है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी लगातार यूएस, इजराइल, ईरान और गल्फ देशों के नेताओं से संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। यूएस की डाटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे में पीएम नरेंद्र मोदी को 68% अप्रूवल रेटिंग मिली है। दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट गाई परमालिन और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे मयूंग 62% रेटिंग के साथ हैं। वहीं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को 39% और यूके के पीएम कियर स्टारमर को 24% रेटिंग मिली है। यह सर्वे 2 से 8 मार्च के बीच किया गया था। यह उपलब्धि दिखाती है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता ग्लोबल लेवल पर लगातार मजबूत बनी हुई है।
भारतीय रेलवे ने 1200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य कम्युनिकेशन सिस्टम को मजबूत करना और कवच सुरक्षा सिस्टम का विस्तार करना है। सेंट्रल रेलवे के 5 डिवीजनों में डुअल फाइबर नेटवर्क बनाया जाएगा, जिससे ट्रेन संचालन और बेहतर होगा। साथ ही कवच 4.0 को तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के 548 किलोमीटर रूट पर लागू किया जाएगा। यह सिस्टम ट्रेन टकराव को रोकने के लिए ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करता है। इसके अलावा गुजरात में भी फाइबर नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। इन परियोजनाओं से रेलवे की सेफ्टी, इफिशियंसी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा फायदा मिलेगा। भारत की विदेश नीति से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कल फ्रांस में अपने फ्रेंच समकक्ष जीन नोएल बैरोट के साथ बिलैटरल टॉक्स की। यह बैठक अबाई डेस वॉक्स डे कारने में हुई। डॉक्टर एस जयशंकर 2 दिन के फ्रांस दौरे पर हैं, जहां वह G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में पार्टनर कंट्रीज के साथ शामिल हो रहे हैं। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडिया और फ्रांस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। वेस्ट एशिया के तनाव के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। अपोलो ओशन नाम का एलपीजी वेसल न्यू मैंगलोर पोर्ट पर पहुंच गया है, जो करीब 16,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आया है। रात करीब 8 बजे जहाज पहुंचा और उसी समय अनलोडिंग भी शुरू कर दी गई। इससे पहले शिवालिक जहाज ने अपना एलपीजी गुजरात में अनलोड किया था, जिसे बाद में अपोलो ओशन के जरिए बेंगलुरु लाया गया। पोर्ट अथॉरिटीज के मुताबिक जल्द ही 2 और क्रूड ऑयल टैंकर्स आने की उम्मीद है। इस शिपमेंट से फ्यूल सप्लाई को लेकर लोगों की चिंता कुछ हद तक कम हुई है। वेस्ट एशिया के तनाव के बीच सरकार ने फ्यूल सप्लाई और कीमतों को लेकर बड़ा बयान दिया है। सरकार ने कहा है कि देश में 26 करोड़ टन क्रूड ऑयल रिफाइन करने की क्षमता है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने व पैनिक बाइंग से बचने की अपील की है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने साफ किया कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। साथ ही सरकार पीएनजी एक्सपेंशन पर भी तेजी से काम कर रही है। पिछले 25 दिनों में करीब 2.5 लाख नए पीएनजी कनेक्शंस दिए गए हैं और 2.2 लाख लोगों ने एलपीजी से पीएनजी की तरफ शिफ्ट किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नवरात्रि के अवसर पर पीतमपुरा में 1100 स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरित की। यह पहल छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और उनकी मोबिलिटी को आसान बनाने के उद्देश्य से की गई है। दिल्ली बजट के तहत करीब 1.3 लाख क्लास 9 की छात्राओं को मुफ्त साइकिल दी जाएगी। इस योजना पर सरकार करीब 90 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार का मानना है कि इससे छात्राओं की स्कूल अटेंडेंस बढ़ेगी और उन्हें पढ़ाई में मदद मिलेगी। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। वेस्ट एशिया के तनाव के बीच ईरान ने बड़ा बयान दिया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा कि इंडिया, चाइना और रसिया जैसे फ्रेंडली देशों के जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी गई है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि दुश्मन देशों और उनके एलिज के जहाज़ों को इस रास्ते से गुजरने नहीं दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की करीब 20% ऑयल और गैस सप्लाई के लिए अहम है, जिसे ईरान ने काफ़ी हद तक बंद कर दिया है। इससे ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस भी तेज़ी से बढ़े हैं। भारत लगातार डिप्लोमेटिक इफोर्ट्स कर रहा है ताकि इस संकट को जल्द खत्म किया जा सके और एनर्जी सप्लाई बनी रहे। वेस्ट एशिया के तनाव का असर अब जापान की इकोनॉमी पर भी साफ दिख रहा है। जापान ने ऑयल सप्लाई की कमी से निपटने के लिए अपने रिजर्व से 30 दिनों का ऑयल जारी करना शुरू कर दिया है। इससे पहले वह प्राइवेट स्टॉक से भी 15 दिन का ऑयल निकाल चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक जापान करीब 8.5 मिलियन किलोलीटर ऑयल बाजार में उतारेगा। जापान अपनी 90% से ज़्यादा ऑयल जरूरत वेस्ट एशिया से पूरा करता है, इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का उस पर बड़ा असर पड़ा है। इसी वजह से ग्लोबल ऑयल और पेट्रोल प्राइसेस भी तेजी से बढ़े हैं। इस कदम से जापान अपने फ्यूल सप्लाई को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा है। यूएई की राजधानी अबू धाबी में बड़ा हादसा हुआ है, जहां मिसाइल इंटरसेप्शन के बाद गिरे मलबे से 2 लोगों की मौत और 3 लोग घायल हो गए। यह घटना स्वेहान स्ट्रीट पर हुई, जहां कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। अधिकारियों के अनुसार यूएई की एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान से आई मिसाइल्स और ड्रोन्स को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। हालांकि गिरते मलबे से नुकसान हुआ है। अब तक इस तरह की घटनाओं में कुल 11 लोगों की मौत और 166 लोग घायल हो चुके हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे केवल ऑफिशियल सोर्सेज पर ही भरोसा करें। यूएस और चाइना के बीच रिश्तों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब मई में चाइना दौरे पर जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से होगी। यह दौरा पहले तय समय में टाल दिया गया था, क्योंकि मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान वार की वजह से हालात तनावपूर्ण थे।
ट्रंप 14 और 15 मई को बीजिंग जाएंगे और बाद में शी जिनपिंग को वाशिंगटन आने का निमंत्रण भी दिया गया है। इस मुलाकात में ट्रेड, ताइवान और ग्लोबल टेंशंस जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस बैठक को दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रिश्तों के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। ग्लोबल ऑयल मार्केट में फिर से तेज उछाल देखने को मिला है। ईरान ने साफ किया कि वह यूएस के साथ किसी डायरेक्ट नेगोशिएशन में नहीं है, जिससे सीज फायर की उम्मीदें कमजोर पड़ गई हैं। इसके बाद ब्रेंट क्रूड करीब 1.2% बढ़कर $103 प्रति बैरल पहुंच गया, जबकि WTI क्रूड भी $91 के ऊपर चला गया। हालांकि ईरान ने इंडिया, चाइना और रसिया जैसे फ्रेंडली देशों के जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी है, लेकिन यूएस और इजराइल से जुड़े जहाज़ों पर पाबंदी लग सकती है। इससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर असर पड़ने का खतरा बढ़ गया है और मार्केट में अनसर्टेनिटी फिर से बढ़ गई है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 14,500 से 14,700 रुपये प्रति ग्राम के आसपास चल रही है, यानी करीब 1,45,000 से 1,47,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर सोना कारोबार कर रहा है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो आज चांदी की कीमत करीब 240 से 250 रुपये प्रति ग्राम है, यानी लगभग 2,40,000 से 2,50,000 रुपये प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़, करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।